नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपराजिता और आज हम लाए हैं खेती किसानी से जुड़ी वो अहम जानकारियां जो आपके खेत, पशुपालन, उपकरणों, मंडी और मौसम से सीधे जुड़ी हैं। आज के इस अंक में जानेंगे नई कृषि नीति की झलक, मानसून में पशु सुरक्षा से जुड़ी सावधानियां, धान रुपाई और बागवानी के लिए जरूरी तकनीक और प्रभेद, ड्रोन और पावर वीडर जैसे उपकरणों की उपयोगिता और सुनेंगे एक किसान की प्रेरक सफलता की कहानी। साथ ही आपको मिलेंगे मंडी के ताज़ा भाव और मौसम का सटीक हाल। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। चौर विकास योजना के अंतर्गत जल जमाव वाली भूमि पर शीघ्र शुरू होगा मछली पालन तालाब निर्माण। रोग मुक्त फसल के लिए करें बीजोपचार, मिलेगा बेहतर उत्पादन। पराली जलाने की जरूरत खत्म कर रहा है रोटरी मल्चर यंत्र। राज्य सरकार ने चौर विकास योजना के तहत जल जमाव से प्रभावित अनुपजाऊ भूमि को किसानों के लिए लाभकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। ऐसे इलाकों में अब मछली पालन के लिए तालाब बनाए जाएंगे, जिससे खेती के विकल्प बढ़ेंगे और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। हाल ही में एक कार्यक्रम के बाद पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की प्रधान सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी ने बताया कि यह योजना खास तौर पर उन किसानों के लिए है जिनकी जमीन 7 से 8 महीने तक पानी में डूबी रहती है। ये जितने भी चौर है उसको अगर हम लोग तालाब में तब्दील करेंगे तो मछली पालन हो जाएगा और जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स जो होते हैं, धान, गेहूं, वो उसको उगाने से जो लाभ मिलता है किसानों को, उससे काफ़ी गुना ज़्यादा लाभ मछली पालन से मिल सकेगा। तो चौर विकास के ऊपर हम लोग खास फोकस है। मुख्यमंत्री चौर विकास योजना अभी इसी पर्पज से लागू किए हैं। किसान भाइयों, फसलों को रोग और कीट से बचाने के लिए बीजों का उपचार बेहद जरूरी है। यह एक सरल, सस्ता और प्रभावी तरीका है जिससे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उत्पादन भी बेहतर होता है। फफूंदनाशक या कीटनाशक दवाओं से बीजों का शोधन करके आप शुरुआती संक्रमण से बच सकते हैं। आज के समय में रोटरी मल्चर जैसे आधुनिक यंत्र खेती के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहे हैं। यह यंत्र कटाई के बाद खेत में बचे अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर उर्वरता बढ़ाता है, साथ ही पराली जलाने की आवश्यकता समाप्त करता है। इससे मिट्टी की संरचना और पर्यावरण दोनों की रक्षा होती है। अगर आप ऊंची भूमि पर धान की खेती करना चाहते हैं तो सहबाजी, सबौर अर्जल, प्रभात और तुरंता जैसी कम अवधि वाली किस्में बेहतर विकल्प हैं। वहीं जिन इलाकों में पानी ज़्यादा समय तक जमा रहता है, वहाँ सुधा, शकुंतला और वैदेही जैसी किस्में उपयुक्त साबित हो रही हैं। भूमि के अनुसार धान की किस्म का सही चयन करने से उत्पादन में अच्छा सुधार देखा गया है। भूमि का चयन परिस्थिति के अनुसार उनको खरीदना चाहिए। जैसे ऊंचा ज़मीन के लिए आपका सहभागी है, सबौर अर्जल है, आपका है जो कि मतलब प्रभात है और तुरंता है, यानी कम अवधि वाली धान जो 110 दिन वाली प्रजाति है, संकर किस्में भी हैं, उनका चयन करना चाहिए। उसी प्रकार मध्यम ज़मीन है या नीचा ज़मीन है तो उसके लिए सबौर सीरी है, सबौर मतलब दीप है, तो सबौर समृद्धि है, सबौर सुरभित है, राजेंद्र मंसूरी एक है, राजेंद्र श्वेता है, राजेंद्र सुभाषनी है। तो इन प्रजाति का आपको चयन करना चाहिए।
किसान भाइयों, अगर आप खेती के साथ साथ बकरी पालन भी कर रहे हैं तो मॉनसून में विशेष सतर्कता बरतें। जल जमाव वाले क्षेत्रों में बकरियों को ना चराएं, क्योंकि इस मौसम में कृमि संक्रमण, लीवर की बीमारी और अन्य संक्रामक रोगों का खतरा अधिक होता है। गौशालाओं को सूखा, साफ और हवादार रखें। यदि बकरियों में सुस्ती, भूख कम लगना या पेट से जुड़ी समस्याएं दिखे तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। सीतामढ़ी जिले के प्रगतिशील किसान आलोक कुमार ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर 7 प्रकार के मोटे अनाज की खेती शुरू की है। उनका कहना है कि इन फसलों में लागत कम आती है, पोषण अधिक मिलता है और बाजार में मांग भी बढ़ रही है। सरकार भी मोटे अनाज को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती मिल रही है। आइए अब जानते हैं पटना बाकरगंज मंडी के प्रमुख अनाजों के बाजार भाव। लोकल गेहूं 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, सरबती गेहूं 4,500 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 9,000 रुपये प्रति क्विंटल, बासमती चावल 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। किसान भाइयों से अनुरोध है कि बिक्री से पहले स्थानीय मंडी में ताजा भाव जरूर देख ले। आइए अब एक नजर डालते हैं आज के अनुमानित तापमान पर। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। मौसम हल्का गर्म और उमस भरा रहेगा, कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। तो यह थी आज की प्रमुख खेतीबाड़ी से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव, मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त, लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिनसे साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय ना सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। किसान भाइयों, वर्षा का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में जो हमारे किसान भाई खेती किसानी के साथ साथ जो मुर्गी पालन के क्षेत्र में अग्रसर हैं, तो उनके लिए इस मौसम में खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो मुर्गी फार्म का प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए, यही आज का हमारा विषय है। और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर पंकज कुमार, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मुर्गी फार्म का जो प्रबंधन है उसे हमारे किसान भाई किस तरीके से करें? जैसा कि आपने बताया, बिहार में एक व्यवसाय का रूप ले चुका है मुर्गी पालन। पिछले 10 वर्षों में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई है। शायद ही कोई पंचायत हो जहाँ की मुर्गी फार्म न हो। हर एक पंचायत में 2-4 मुर्गी फार्म हमें देखने को मिल जाती है आसानी से। ऐसी स्थिति में 2-3 तरह के किसान हैं जो मुर्गी पालन हमारे यहाँ 2-3 प्रकार से करते हैं। एक होता है घर के पीछे मुर्गी पालन, जिसे बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं, जो रंगीन मुर्गियाँ कई प्रकार की प्रजातियाँ भारत सरकार द्वारा दी जाती हैं। जीविका या अन्य संस्थाओं, कृषि विज्ञान केंद्र, हमारे बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा भी, और इसको हमारे किसान भाई पालते हैं और आमदनी प्राप्त करते हैं। दूसरा है अंडा उत्पादन के लिए, जिसको लेयर फार्मिंग कहते हैं। इससे बड़े बड़े किसान इसमें लगे हुए हैं और लेयर फार्मिंग करते हैं। तीसरे प्रकार का मुर्गी पालन जो होता है ब्रॉयलर फार्मिंग, अर्थात मांस उत्पादन के लिए हम लोग करते हैं। उजली रंग की मुर्गियाँ जो आप देखते हैं, जो हमारे लोग खाते हैं, हम लोग हैं। तो ये 3 प्रकार की मुर्गियाँ हैं। और ये जो बरसात का मौसम है, ये आप सब जानते हैं कि अभी वातावरण में नमी काफ़ी अधिक हो जाता है, और हाई ह्यूमिड क्लाइमेट जो होता है, नमी वाला क्लाइमेट, ये मुर्गियों के लिए जानलेवा साबित होता है, क्योंकि इससे उनके फेफड़ों का संक्रमण बढ़ सकता है। तो इस हाई ह्यूमिड क्लाइमेट में मुर्गियों को किस प्रकार आप उनके प्रक्षेत्र का प्रबंधन करें ताकि वो स्वस्थ रहें, क्योंकि लगातार अगर वर्षा पड़ रहा है, कमरे में मुर्गियों की घनत्व ज़्यादा है, वैसी स्थिति में गर्मी उसके शरीर से निकलेगी, ह्यूमिडिटी हाई होगा और श्वसन जनित कई बीमारियां पैदा होंगी। उसके अलावा दस्त की समस्या हो जाती है, क्योंकि पानी आजकल का संक्रमित मिलता है,
जो पानी है सो। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके अगर आप इन दिनों अगर आप नहीं ध्यान देंगे मुर्गी पालन में, तो आपके मुर्गी फार्म का, चाहे ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं या लेयर फार्मिंग कर रहे हैं, मृत्यु दर अप्रत्याशित बढ़ जाएगा। इसलिए आप वैक्सीनेशन कराए भी हुए भी हैं, फिर भी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। 3-4 चीज़ जो मुख्य रूप से मैं बताऊंगा अपने मुर्गी पालकों को ध्यान देने के लिए। वो सबसे पहले आवश्यक क्या है कि पानी, स्वच्छ ताज़ा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना। तो उस इन्फेक्टेड स्रोत से अगर देंगे तो जीवाणुओं का, परजीवियों का या प्रोटोजोअल डिजीज़ का इन्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होने का संभावना बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में पानी के लिए ज़रूर ही पानी में कोई डिसइंफेक्टेंट डाल करके उन्हें दीजिए, या तो अगर पानी ताज़े स्रोत से लीजिए, टंकी अगर रखे हुए हैं तो उसकी साफ़ सफाई कर लें, 1% लाल पोटास के घोल से उसको साफ़ कर लें। जितने भी पानी के बर्तन हैं उसको भी प्रति 1 दिन बीच करके 1% पोटासियम परमैंगनेट अथवा लाल पोटास के घोल से बीज संक्रमित करना कभी न भूलें। आजकल खास करके अच्छे से बर्तन को धो लें और उसके बाद लाल पोटास के घोल में 5 से 7 मिनट 1% घोल में बड़े ड्राम में सारे ड्रिंकर को डाल दें, फीडर को, और तब उसको निकाल करके सुखा के फिर तब पानी दे पीने के लिए आवश्यक है। दूसरा चीज़ है दाना। दाना जो आप देते हैं फीड, कभी भी पुराना दाना न दें। अगर बाज़ार से खरीद कर दाना हम दे रहे हैं तो 1 सप्ताह से ज़्यादा पुराना दाना न हो, अर्थात अगर स्टॉक मंगाते भी हैं तो 5 से 7 दिनों से अधिक का स्टॉक न मंगाएं। एक तरह का फफूंद होता है अफ्लाटॉक्सिन, जो कि आजकल दाना में पैदा हो जाता है, या फिर कॉक्सीडियोस्टेट अगर कम मिला हुआ, सही तरीके से नहीं मिला तो उसकी भी समस्या आती है। कई प्रकार की समस्या दाना जनित होता है, जो कि नमी के चलते दाना में नमी आ जाता है और उसके चलते फंगल और बैक्टीरियल ग्रोथ करता है, बैक्टीरिया ग्रो करता है और दाना खाने से मुर्गियों के शरीर में पॉइजनिंग होती है, बीमारी होती है, दस्त से लेकर कॉक्सीडिया और बाकी की सारी चीज़ें। तो दाना आप पुराना स्टॉक न रखें, जहाँ भी दाना रखते हैं वह हवा न लगे, उसको तिरपाल में लेकर के अच्छे से तोप के रखें, प्रतिदिन निकालें और बाकी को पानी का झटास न लगे, झपास नहीं लगे, ये सुनिश्चित करें। ये नहीं कि 15 दिन 20 दिन पुराना आप दाना दे रहे हैं। बकरियों को, मुर्गियों को अगर हम चरने के लिए बाहर निकाल रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि पानी में न जाए चरने के लिए, खुले जगह पर न जाए, जल जमाव वाले क्षेत्र में न जाए। एक महत्वपूर्ण सवाल सर यह कि जो हमारे किसान भाई मुर्गी पालन शुरुआती तौर पे कर रहे हैं, तो उनके लिए फार्म का प्रबंधन में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए कि ताकि मुर्गी पालन में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े? बिल्कुल, जो हमारे नए किसान हैं उनको अनुभव लेने में थोड़ा वक्त लगता है, हालांकि वो भी अनुभवी हो जाते हैं, लेकिन उनको सावधानी भी विशेष तौर पर ज़्यादा लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए किसान भाई, मुर्गी पालक बंधु, इस व्यवसाय में जरा सी लापरवाही से बहुत अधिक नुकसान होता है। दूसरे व्यवसाय जो पशुपालन संबंधित हैं उसमें उतना ज़्यादा प्रतिशत नुकसान का नहीं बढ़ता है, लेकिन इसमें अगर बीमारी आ जाएगी तो अचानक आपका 100, 200, 500, 1000 मुर्गियाँ मर सकती हैं और आपका कमर टूट सकता है, आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। तो नया नया अगर आप फार्म बनाए हुए हैं तो आप हमेशा देखें कि मुर्गी के फार्म में पानी न जा पाए, बरसात का हवा ना जाए, उसके लिए पर्दों की व्यवस्था सुनिश्चित करें, प्लास्टिक के बोरे लगा कर रखें, जूट का बोरा कभी ना लगाएं, और अगर नमी ज़्यादा है बिछाली को तो बिछाली बदल दें, कम नमी है तो उसमें हवा का प्रवेश आने दें और चूना उसमें डालें। 10 गुना 10 का, 10 फीट गुना 10 फीट का अगर घर है तो उसमें 3 से 4 किलो चूना सप्ताह में एक बार ज़रूर ही उसमें मिला दें ताकि वो ठीक ठाक हो जाए, मिल जाइए। तो बीमारियों से निजात के लिए हमारे किसान भाई किन सावधानियों को बरतें ताकि जो बीमारी है मुर्गी को ग्रसित नहीं कर सके? आपने सही कहा, कुक्कुट अथवा मुर्गी जो हुआ काफ़ी नाजुक पक्षी होता है, छोटा होता है और थोड़ा सा ही वातावरण के हेल मेल को या वातावरण के उतार चढ़ाव को झेलने में अक्षम रहता है। ऐसी स्थिति में बीमारियां होना भी स्वाभाविक है, खासकर इन दिनों बरसात के दिनों में कॉक्सीडियोसिस या डायरिया या फिर CRD, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हमारी है, श्वसन संबंधी, ये सब बीमारियां आने का संक्रमण संभावना ज़्यादा रहती है और ये सारी बीमारियां नमी के द्वारा होती है। आप जो भी दाना देते हैं, फीड अगर ला रहे हैं तो कभी भी पुराना फीड न दें, या फीड अगर आप जहाँ रख रहे हैं बोरे को, उसको आप अच्छे से तोप के रखें ताकि हवा ना लगे। नमी ले लेगा तो उसमें इन्फेक्शन, फंगस ग्रो कर जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे ही उसके बीट का रंग चेंज होता है,
उसको पीला रंग का या कॉफ़ी कलर का बीट आता है या हरा रंग का बीट आता है, तुरंत आप निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क करें। मुर्गियाँ सुस्त लगती हैं, कोने में पड़ी हुई हैं, हाँफ रही हैं, चोंच खोल कर सांस ले रही है या मुरी झुका करके कोना में बैठ के लंगड़ा करके मर जा रही है, तो ये सारे लक्षण जो है खतरनाक हैं और इसमें बिना समय गंवाए निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क करें। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितने विस्तार से मुर्गी क्षेत्र का जो प्रबंधन है, जो फार्म प्रबंधन है, उसके बारे में कितने विस्तार से आपके समक्ष जानकारी को प्रदान की और इसके लिए डॉक्टर साहब का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषज्ञ से मिली उपयोगी जानकारी निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, आप सबको प्रणाम। खरीफ की फसल अच्छी होगी, लेकिन इस बीच एक और अच्छी खबर। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में डालने वाले हैं। इस अवसर पर वो जुड़कर आपसे बात भी करेंगे और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, 2 अगस्त ठीक 11 बजे आप प्रधानमंत्री जी के किसी न किसी कार्यक्रम से जरूर जुड़िए। कार्यक्रम आपके गांव में भी होगा, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर होगा, ICAR के संस्थानों में होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होगा, मंडियों में होगा, पैक्स के मुख्यालय पर होगा। आप पता कर लीजिए कि निकटतम कार्यक्रम आपका कहाँ है और उस कार्यक्रम में जरूर जुड़िए, प्रधानमंत्री जी को सुनिए। मैं तो कार्यक्रम में जा ही रहा हूं, आप भी जरूर जाएं। धन्यवाद। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाना है। मिट्टी की उर्वरक शक्ति और फसल उत्पादन बढ़ाने, शुद्ध खान पान एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया है। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़
एवं 2 दाले का आटा या बेसन आदि मिलाकर उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलता है, जिसका नाम रखा गया है जीवामृत। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री: 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी और मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्रियों से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्रियों में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके लिक्विड जैसा बना सकते हैं। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ देना चाहिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि में महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना चाहिए। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी बोया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर से धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, तो वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनाया जाता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इससे एक दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि की जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। वापसा इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भूमि में हवा एवं नमी का बराबर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अग्निअस्त्र प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प प्रदान करती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में बनने वाला ही आदान है अग्निअस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती, उसके पत्ते
20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल का 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह खट्टी लस्सी, कंडित, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है प्राकृतिक खेती करना हम किसानों के लिए। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी भूमि के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी लाभ मिलता है। एक एक किसान आत्मनिर्भर बने, और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा है जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन ने बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने सब करे, जब भी इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय, देसी गाय का गोबर गौमूत्र से हम तैयार करते हैं, उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों और बहनों, आप भी इन किसानों की तरह प्राकृतिक खेती अपनाइए और अपने जीवन में लाभ, खुशी और समृद्धि पाइए। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञों की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।